सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने ग्राफिकल मेथड ख़त्म कर लिया है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिंपलेक्स मेथड। और ये सिंपलेक्स मेथड जो है वो इस ऑपरेशन सर्च का सबसे बेसिक मेथड है और अगर ये मेथड ना हो तो ऑपरेशन सर्च आपकी आधी आधी खत्म हो जाती है। तो सिंपलेक्स मेथड को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले है स्लैक वेरिएबल। ध्यान से अंडरस्टैंड करना आपने। स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं? अभी तक मैंने आपको क्या बताया था? ओरिजिनल वेरिएबल, डिसीजन वेरिएबल जो डिसाइड करते थे। अब दूसरे नंबर पे आ रहे हैं आप स्लैक वेरिएबल्स। क्या बोली डेफिनेशन? इफ अ कंस्ट्रेंट हैज लेस देन इक्वल टू साइन देन इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वलिटी वी ऐड समथिंग पॉजिटिव टू लेफ्ट साइड। दिस नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। मतलब बोलने का कि आपके पास मान लो कोई क्वेश्चन दे रखी है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। एंड आई वॉन्ट टू मेक दिस इक्वेशन एज इक्वलिटी। मुझे इस इक्वेशन को इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। अब देखो जरा, वो कह रहा है ये चीज़ जो है वो इससे छोटी है, मुझे इसको इसके बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? क्या करना पड़ेगा? मैं इसमें क्या करूँगा? कुछ ऐसा ऐड करूँगा कि वो 4 के बराबर हो जाए। ठीक है जी। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ इससे छोटी है, मुझे इसको इसके बराबर लेके आना। तो ये इसके बराबर तभी होगी जब इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा। तो वो जो कुछ ऐड किया, नंबर एक वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से ऐड करना है कि इसमें जमा करके इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो ये जो जमा किया, दिस इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। रिपीट कर रहा हूँ, इफ अ कंस्ट्रेंट हैज लेस देन इक्वल टू देन इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वलिटी वी ऐड समथिंग पॉजिटिव टू लेफ्ट साइड। दिस नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। ठीक है जी। फिर आया सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस ये तीसरा टाइप का, देखो ध्यान याद करने साथ साथ में। अभी पहला क्या था? डिसीजन वेरिएबल, फिर क्या है? स्लैक वेरिएबल। अब तीसरा आ रहा है सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस, वैसे भी आप अपनी डेली लाइफ में सरप्लस शब्द यूज़ करते हैं। सरप्लस हो गई जी, ये चीज़ सरप्लस हो गई। सरप्लस मीन्स बढ़ गई। इफ़ अ कंस्ट्रेंट हैज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर किसी कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, देन इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वलिटी वी सब्ट्रैक्ट समथिंग नॉन नेगेटिव टू लेफ्ट साइड। दिस नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। जैसे यही है, जैसे सेम मैं ले रहा हूँ x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये चीज़ इससे बड़ी है, मुझे इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, अब सोचो अपने आप, ये इसके बराबर कब कैसे होगी? जब हम इस चीज़ में क्या करेंगे? कुछ घटाएंगे, कुछ इसमें से जब कुछ, क्योंकि दिस थिंग इज ग्रेटर देन दिस, ये इससे बड़ी है। कितनी बड़ी? जितनी बड़ी उतनी क्वांटिटी से घटानी है। नंबर एक वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नंबर दो उसको घटाना है। तो जिसको घटाएंगे दैट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, इफ अ कंस्टेंट हैज ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वलिटी वी सब्ट्रैक्ट समथिंग नॉन नेगेटिव टू लेफ्ट साइड। दिस नॉन नेगेटिव क्वांटिटी इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है जी, तीन चीज़ें आ गई आपके पास, डिसीजन वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। स्लैक कहाँ डालना है? जहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन होगा जिस कंस्टेंट में, और सरप्लस कहाँ डालना है? जहाँ पर कंस्टेंट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है जी। उसके बाद नोट फॉर्म में, अब जो LPP है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम देखते रहना जरा ध्यान से। मैं फिलहाल 3 वेरिएबल में काम कर रहा हूँ। सिमिलरली वी कैन एक्सटेंड फॉर 4 वेरिएबल्स, 5 वेरिएबल्स एंड सो ऑन अप टू n वेरिएबल्स। तो 3 में आपको समझना जरा आसान रहेगा। तो हम 3 वेरिएबल लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है। वी वॉन्ट टू फाइंड x1 x2 x3 टू मैक्सिमाइज z इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3। ये मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया और स्टेप्स याद करते जाना आप जो जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 x3 के साथ कांस्टेंट लगे होते हैं, इनको बोलते हैं हम कॉस्ट वैल्यू। याद करिए इसको, क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट वैल्यू। x1 x2 x3 जो आपके वेरिएबल्स हैं, इनके साथ जो वैल्यू लगी होंगी कांस्टेंट वैल्यूज ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उनको बोलते हैं हम कॉस्ट वैल्यूज। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, जैसे कंस्टेंट ले ली मैंने a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 लेस देन इक्वल टू b1। उसी तरीके से a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 लेस देन इक्वल टू b2, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 लेस देन इक्वल टू b3। और ये आपको पता ही है, x1, x2, x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। क्यों? क्योंकि दे आर डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो ये आपको एक सिस्टम दे रखा है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ये आपकी कंस्टेंट आ गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x1 x2 x3 के साथ कांस्टेंट वैल्यू लगी होंगी, दे आर कॉल्ड कॉस्ट वैल्यूज। माइंडेड, कॉस्ट वैल्यूज। ये जो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट होंगे, इनको हम नाम देते हैं b1 b2 b3। इनको याद करिए। सॉरी, राइट साइड में जो कांस्टेंट है b1 b2 3 कांस्टेंट्स हैं। अब हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा एक्चुअली सिंपलेक्स मेथड में मेन मकसद क्या होता है कि जो आपको सिस्टम दे रखा होता है, उस सिस्टम को सबसे पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना। तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 तरीके बता दिए। अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो
सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, आपने हर इक्वेशन को इंडिविजुअली एनालाइज करना है। देखो इसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि b1 के बराबर हो जाए, क्या ऐड करेंगे, x4, x1, x2, x3 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। इसमें मैंने डाल दिया x4, इसमें मैंने डाल दिया x5, इसमें मैंने डाल दिया x6। अब आपने ये ध्यान रखना है, ये आपके दिमाग में पहले पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन की शक्ल देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि उस सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने डालेंगे, चाहे वो स्लैक हैं, चाहे वो सरप्लस हैं, चाहे वो आपके डिसीजन है, मतलब सबको मिला के टोटल वेरिएबल कितने डाले हैं। देखो जरा, ऑलरेडी कितने वेरिएबल थे, 3, चौथा यहाँ पर आया, पांचवा यहाँ पे आया, छठा यहाँ पर आया, तो इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास 6 वेरिएबल डलेंगे। 3 ऑलरेडी दे रखे हैं और 3 हम खुद डालेंगे स्लैक। ठीक है, बोलने का मेरा मतलब ये है कि वो जो 6 के 6 वेरिएबल हैं वो आपने हर इक्वेशन में लिखने हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, हर इक्वेशन में लिखने हैं, चाहे उस इक्वेशन में है चाहे नहीं है। अगर है तो वो ऐसे एज इट इज़ लिखा जाएगा, नहीं है तो उसके साथ हम 0 लगा के लिख देंगे। जैसे स्टेप नंबर 1 देखो जरा, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस x4 आ गया। अब x5 यहाँ तो नहीं है, x5 कहाँ था, नीचे था, तो ये आ गया 0 x5। x6 तीसरी इक्वेशन में था, यहाँ नहीं है तो इसको लिख दिया हम 0 x6 इक्वल टू b1। उसी तरीके से दूसरी में शुरू बढ़ा तो सेम, यहाँ पर अब x4 नहीं है तो उसको लिखते 0 x4, यहाँ पर x5 आएगा प्लस 0 x6 इक्वल टू b2। ये मैं ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, उसका ध्यान रखना खास, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में सारे वेरिएबल इन्वॉल्व करने हैं और इन्वॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल उसका नहीं है वहाँ पर आपने उसके साथ 0 वैल्यू लगानी है। उसी तरीके से तीसरी क्वेश्चन में कौन था, x6 था, x4 नहीं, x5 नहीं, तो उसके साथ हमने 0 लगा दिया। एक्चुअली कि मेन टारगेट क्या है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका एक्चुअली मकसद यहाँ पर ये है कि आपको हर सूरत यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करना है। बस ये दिमाग में बांध लो इस चीज़ को कि सिंपलेक्स मेथड लगाने के लिए आपको हर सूरत वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। अब बात ये आती है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का चाहिए, वो उतने ऑर्डर का चाहिए जितने आपकी इक्वेशन होंगी। अगर 3 इक्वेशन तो 3 ऑर्डर का बनेगा, यहाँ पे 2 इक्वेशन तो 2 ऑर्डर का बनेगा, 4 इक्वेशन तो 4 ऑर्डर का बनेगा। और अगर आप ध्यान दे देखो, बन देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये पक्का बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो कुछ गड़बड़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इकट्ठा भी नजर आ सकता है एक जगह पे, जैसे यहाँ पर इकट्ठा नजर आ रहा है, और हो सकता है कि इसके कॉलम अलग अलग नजर आए, जैसे पहला कॉलम कहीं ये यहाँ नजर आ गया, दूसरा कॉलम यहाँ नजर आ गया, तीसरा कॉलम कहीं नजर आ गया। मतलब इनके कॉलम कहीं ना कहीं आपको गारंटेड नजर आने चाहिए, चाहे वो पहला कॉलम शुरू में नजर आ जाए, दूसरा कॉलम लास्ट में नजर आ जाए, तीसरा कॉलम कहीं बीच में नजर आ जाए, या सारा मैट्रिक्स इकट्ठा नजर आ जाए, पर ये नजर आना चाहिए आपको हर सूरत। अगर ये नज़र नहीं आ रहा है तो आप सिंपलेक्स मेथड नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो हमें हर सूरत यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरेट करना, और ये होता है जनरेट। और जो स्लैक वेरिएबल होते हैं हमारे, ये हमेशा 100% हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। ठीक है जी, इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है आपने अगले स्टेप में, ये मैथड पेपर में आता है, डिस्कस करने के लिए ध्यान रखना है। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, ये आपकी बन गई अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा, एक मैट्रिक्स मेथड होता था, मैट्रिक्स अगुमेंटेड मैट्रिक्स होता था, एंड सो ऑन, इस तरह के मेथड थे वहाँ पे। तो अब क्या करना, हमने इस सिस्टम को हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो कैसे करते थे, आपने किया पहले सारा कुछ है, पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट पहली रो में, दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट दूसरी रो में, तीसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट तीसरी रो में, इनटू जो आपके वेरिएबल होते हैं। मैट्रिक्स मेथड होता था, अगर आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू जो कांस्टेंट आ गए। मतलब बोलने का मतलब जब आप इस मैट्रिक्स को इससे गुणा करेंगे और इसके साथ इक्वेट करेंगे तो यही इक्वेशन वापस बनेंगे। देख लो, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस 1 x4 प्लस 0 x5 प्लस 0 x6 इक्वल टू b1। मतलब इसको सॉल्व करके वो वापस बनता है सिस्टम को। इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल ए मैट्रिक्स को, इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल एक्स, और इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल बी, और ये बन गया आपका शॉर्ट फॉर्म में ए एक्स इक्वल टू बी। एंड दिस इज योर मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। ठीक है जी, अब इसको सम अप करो जरा। नाउ वी वांट टू मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3। यहाँ तक तो आपको दे रखा था, है ना। अब x4 x5 x6 यहाँ नहीं है, तो हमने क्या लिखा 0 x4 प्लस 0 x5 प्लस 0 x6। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, c1 c2 c3 0 0 0 ये आ गया, मतलब कोएफिशिएंट कॉन्स्टेंट्स हों ये आ गए, और x1 x2 ऐसे आ गए। जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये सेम चीज़ बनेगी आपकी। तो इसको नाम दे दिया हमने कैपिटल सी, ये कॉस्ट वैल्यूज को, और ये जो मैट्रिक्स है इसको बोला था अपने कैपिटल एक्स, तो इसको बोल दिया हमने, क्योंकि नीचे की तरफ ऐसे था, नीचे की तरफ आ रहा तो ये बन गया एक्स ट्रांसपोज। तो जेड आ गया सी एक्स ट्रांसपोज, वेयर सी इज कॉल्ड कॉस्ट वेरिएबल। याद करिए इस चीज़ को,
एक्स इज कॉल्ड बेसिक वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछले चैप्टर में कन्वेक्स सेट्स में एक लास्ट थ्योरम की थी, वहाँ बेसिक वेरिएबल्स की बात हो रही, तो ये है वो बेसिक वेरिएबल, एक्स इज कॉल्ड बेसिक वेरिएबल। हेंस अब क्लब कर रहा हूँ उसको मैं, वी वांट टू मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स ट्रांसपोज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ए एक्स इक्वल टू बी, ये जो निकाला जेड आगे सी एक्स ट्रांसपोज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ए एक्स इक्वल टू बी, विच इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी। जेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ए एक्स इक्वल टू बी इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। ठीक है जी, इनको याद करना आपने। एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है डिसीजन वेरिएबल है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन मतलब आपने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर भी नेगेटिव, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर कंडीशन लगा दी आपने, तो जब कंडीशन लगा दी तो रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद फिर आता है एलपीपी का सोल्यूशन। अब सोल्यूशन आपसे मैंने पिछले कन्वेक्स सेट वाले चैप्टर में बात की थी, सोल्यूशन जो होता है वो इन जनरल जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। अब जैसे यही सिस्टम था जो हमने स्टडी किया, कितने वेरिएबल थे, 6 वेरिएबल आ रहे थे। जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास इन 6 वेरिएबल की वैल्यू आएंगी, तो इन 6 वेरिएबल की जो वैल्यूज होंगी दे आर कॉल्ड सोल्यूशंस ऑफ एलपीपी। फिजिबल सोल्यूशन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, कन्वेक्स सेट की जो लास्ट थ्योरम की थी वहाँ फिजिबल वर्ड आ रहा था बार बार, और मैंने वहाँ भी कहा था, मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ आपको। फिजिबल सोल्यूशन होते हैं ऐसी इन एक्स जे की वैल्यूज़, नंबर 1 वो एलपीपी को सेटिस्फाई करें, नंबर 2 वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होनी चाहिए। सॉल्यूशंस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, दे मे बी नेगेटिव, दे मे बी जीरो, दे मे बी पॉजिटिव, बट जब फिजिबल शब्द यूज कर दिया तो सॉल्यूशंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। सो एनी सेट एक्स वन एक्स टू सो नेक्स्ट 6, अभी 6 की बात कर रहे हैं हम। सिमिलरली वी कैन एक्सटेंड फॉर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है पीछे, विच सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 2, एक तो ये उसको सेटिस्फाई करेंगे, ऑटोमेटिकली सोल्यूशन होंगे, एंड आल्सो सेटिस्फाई नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब ये वाली कंडीशन होती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ठीक है, ये जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसे सॉल्यूशंस जो एलपीपी को सेटिस्फाई करें और पॉजिटिव या जीरो हो, उनको बोलते हैं हम फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन इसको फिलहाल आपने रिटेन कर लेना, जब हम सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा मैं। बेसिक सोल्यूशन टू द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज अ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग एनी 3 वेरिएबल जीरो। 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 3 शुरू ओरिजिनल वेरिएबल थे, ठीक है, सॉरी, जो आपके स्लैग वेरिएबल आए थे उनको हम जीरो पुट करके जो बाकी बचते हैं, एंड सॉल्विंग फॉर रिमेनिंग वेरिएबल्स, दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड बेसिक वेरिएबल्स एंड रिमेनिंग वेरिएबल्स आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल्स। जिनको हम शुरू में जीरो पुट करेंगे उनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, और जो बाकी बचेंगे उनको बोलते हैं हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है जी, ये कुछ एक बेसिक चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग, सिंपलेक्स मेथड के रिगार्डिंग। और उसके बाद अब आता है आपका सिंपलेक्स मेथड, तो इसकी बात मैं कल करूँगा, आज आप फिलहाल इतना रिटेन करें इसको। ठीक है जी, और अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यू कैन कॉल मी, और मेरे से आप फ्रीली पूछ सकते हैं। तो साथ साथ पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि अब आगे आगे काम आपका फास्ट होता जाएगा थोड़ा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।